हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज विजयनगर एम्पायर से आगे। तो पहले हम विजयनगर एम्पायर के जो डायनेस्टीज पढ़े उसको रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उसी तरीके से कुछ डायनेस्टीज आएंगी विजयनगर एम्पायर में भी, जिसमें था संगम, संगम के बाद सुल्लुव, सुल्लुव के बाद तुलुव, तुलुव के बाद अराविडु, जिसमें हम तुलुव तक पढ़े थे और आज हमको अराविडु से पढ़ना है। तो संगम वंश के फाउंडर का नाम बताए थे हम, हरिहर और बुक्का। और संगम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों के पिता का नाम क्या था? संगम था। सुल्लु वंश में हमको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी थी कि सुल्लु वंश का फाउंडर कौन है, और वो कौन थे? नरसिम्हा। ठीक। उसके बाद तुलु वंश, तुलु वंश में ये याद रखिएगा कि जब नरसिंह के आगे या नरसिम्हा, दोनों सेम चीज है, कहीं कहीं नरसिंह हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में नरसिम्हा चलता है। ठीक। उसके बाद वीर लगा हो, वीर नरसिम्हा, तो वो तुलु वंश। और अराविडु के फाउंडर कौन है? तिरुमल। ये चीज हम पढ़े थे। उसके बाद संगम वंश में हम ये पढ़े थे कि हरिहर बुक्का किसके समकालीन है? मोहम्मद बिन तुगलक के। वहां जाते हैं, इस्लाम अपनाते हैं, वारंगल से थे, कामपिली के युद्ध में वो हार गए थे, तो वहां से कहां पहुंचे थे? तुगलक के पास। तुगलक के पास से आए तो यहाँ पे उनको एक सेंट मिले, जिन्होंने उनको फिर से क्या कन्वर्ट किया? हिंदुइज्म में, यानी सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो एम्पायर की स्थापना करते हैं। वो कौन सी है? विजयनगर। विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो दोनों? उन्हीं बुक्का प्रथम का बेटा कौन? कुमार कंपन, वो मदुरई जीतता है। उसी पे एक किताब बनती है मदुरई विजयम, जो उसकी पत्नी गंगा देवी ने लिखी थी। ये एक फेमस किताब है। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? हरिहर बुक्का के बाद देवराय प्रथम, जिसने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी पे डैम बनवाया था, इरिगेशन सिस्टम सही किया था, कनाल सही किया था। और निकोलो दी कॉन्टी, इटालियन ट्रेवलर, जो मैंने आपसे पूछा था, वो इटालियन ट्रेवलर था, वो इसी के समय में आया था। फिर आपको देवराय द्वितीय पढ़ना था। देवराय द्वितीय में क्या था कि उसने अपने यहाँ मुस्लिम एम्प्लॉइज रखे थे, यानी सेकुलर नेचर का था। और वो हंटर किसका था? किसका शिकारी था? हाथियों का। इसी वजह से उसको क्या बोलते थे? गज बटेका या बेटका। गज बेटका किसको बोलते हैं? देवराय द्वितीय को। उसके बाद उसी जो है ऑल्सो उसको क्या बोलते हैं? प्रभु देवराय, ऑल्सो नोन एज प्रभु देवराय। और पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक किसके समय काल में आया था? वो भी देवराय द्वितीय के काल में आया था। और इसका कोर्ट पोएट कौन था? डिडिम। कौन था? डिडिम इसका कोर्ट पोएट था। उसके बाद सुल्लुव डायनेस्टी में मैंने बताया था कि आपको सिर्फ नरसिम्हा को पढ़ना है। और वास्को डिगामा किसके समय काल में आया था? तो तुल्लुव डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा के काल में। उसके बाद वीर नरसिम्हा के जो भाई थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय, जिनको हम मोस्टली पढ़ते हैं, जिनका समय काल क्या है? 509 से 530 तक। किसके समकालीन है? लोधी और बाबर के। यानी नॉर्थ में बाबर, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई है। अगर पूछे कि मुगल साम्राज्य की नींव किसके समय काल में रखी गई, तो कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय को ही आप लोग जानते हैं कि किसी भी नाम के आगे आंध्र भोज, आंध्र प्रभु ये लग जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? कृष्णदेव राय का ही नाम है। उसके बाद पुर्तगीज गवर्नर अल्बकुर्क किससे अच्छे रिश्ते थे? कृष्णदेव राय से। क्यों? क्योंकि 509 में वही तो है। 1498 में कौन आया था? 1498 में वास्को डिगामा आया था। उसके बाद वो ग्रेट पैटर्न आर्ट के थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे तेलंगाना जीता, बिदर जीता, ये सारी चीजें जीतने के बाद मिलिट्री। अष्ट दिग्गज तेलुगु के 8 पोएट किसके कोर्ट में थे? कृष्णदेव राय के, जिसमें से एक कौन था? तेनाली राम। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद इन्होंने 2-4 टेम्पल बनवाए थे जो बहुत फेमस हैं। विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रंगा स्वामी टेम्पल और राय गौपुरम टेम्पल, ये हो गया। उसके बाद विजय महल, पैलेस ऑफ विक्ट्री की बात चली थी। ये सारी चीजें कौन बनवाया है? कृष्णदेव राय। अब हम पढ़ेंगे अराविडु डायनेस्टी। अराविडु डायनेस्टी में देखिए, अराविडु डायनेस्टी में देखिए करना क्या है कि आपको बस इतना ही जानना है कि तिरुमल इसके फाउंडर हैं। उसके बाद श्रीरंगा द्वितीय या तृतीय, रंग, अभी इसको हिंदी में रंग तृतीय भी लिखता है, श्री हटा देता है कभी कभी। ठीक, तो वो चीज याद रखिएगा। कंफ्यूजन इसमें यही है, स्पेशली साउथ वाली डायनेस्टीज पढ़ने में, उनके इतने नाम है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम आपको पता है, आप कृष्णदेव राय पढ़े हैं, आंध्र भोज कभी इस्तेमाल कर देगा, कभी कृष्णदेव राजा इस्तेमाल कर देता है, कभी आंध्र पितामह इस्तेमाल कर देता है।
तो बहुत सारी चीजें करता है। उसी की तरह यहां भी इसको रंग तृतीय भी कर देता है। हिंदी वाले जान ले रंग तृतीय, और इंग्लिश वालों के लिए तो वो ये श्रीरंगा या रंगा थर्ड ही रहेंगे। होता ये है ना, आप लिखते हैं ना ये राम रामा, लॉर्ड रामा, तो वो रामा भी होता है, हिंदी में लिखेंगे तो भगवान राम, वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ये एक चीज है जो इसमें मेन पढ़ना है। अब हम स्विच हो जाएंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन से। क्वेश्चन इसके एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं अराविडू के। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 4 पार्ट में बटा हुआ था। 4 पार्ट कौन कौन से? पहला मंडलम, प्रोविंसेस, और जो मंडलम के नायक होते थे वो कौन होते थे? राजा स्वयं होता था। मंडलम के नायक कौन होता था? राजा स्वयं होता था, और उसको मंडलेश्वर या नायक बोलते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को नाडु प्रभु, उसके हेड को क्या बोलते थे? नाडु प्रभु। तीसरा स्थल, स्थल का मतलब ब्लॉक से समझिए। और चौथा ग्राम, विलेज, और इसी को, इसके हेड को आयगार्स बोलते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, देखिए ये 4 चीजों में तो आपने प्रोविंसेस को मतलब अपने लैंड को बांट दिया और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को बांट दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का नाम हुआ करता था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे अभी है ना केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, तो यहां भी हुआ करती थी। केंद्र की सरकार को नयनकार सिस्टम बोलते थे, या बहुत जगह देखेंगे तो यहां पे वी इस्तेमाल किया है, नवंकार, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, ये नयनकार सिस्टम, और इसका हेड कौन है? मंडलम। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। कैसा है? केंद्रीय प्रशासन है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में है क्या ये कि राजा इसका हेड होगा, एक छोटी आर्मी रखेगा और पूरा देखभाल करेगा, ऐसा अगर सिस्टम है तो वो कौन सा सिस्टम है? नयनकार सिस्टम है। और ये कहां मिलेगा आपको? अराविडू डायनेस्टी में विजयनगर एम्पायर की ये विशेषता है। ठीक है, लेकिन जब यही ग्रामीण स्तर पे होगा, मतलब सबसे नीचे, तो उसको बोलेंगे अयंगर सिस्टम। अयंगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका प्रधान क्या है? अयगर्स। तो यहां डबल वाई भी होता है कभी कभी, कभी कभी वी, डबल वी भी लगाएगा। ठीक है, तो वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इनकी मेन भाषा मैंने आपको क्या बताई है? तेलुगु। तो तेलुगु से जब इंग्लिश में करते हैं ना, तो किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो अब बंकिम तो नॉर्मल सा नाम है, तो आपने कर दिया BANKIM। या संस्कृत देखिए, संस्कृत में जो ये स होता है, इसको इंग्लिश में सम्स पढ़ते हैं। अगर आपको सही हिंदी का उच्चारण है तो वो संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, सम्स है। बिंदी ये म की बिंदी होती है ना, तो वही चीज है। तो एन इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते उसको क्या है? म। तो इस वजह से थोड़ा बहुत यहां डिफरेंस आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये अयंगर सिस्टम ये कैसा है? ये ग्रामीण, ये सबसे रूट लेवल का सिस्टम है। तो ये सेंट्रल हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्या होगा? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी नीचे और ऊपर दोनों एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर दिए गए? अच्छे से चलाने के लिए 2 सिस्टम बनाया गया, एक नयनकार और एक अयंगर। ये पूछता है कि ये दोनों सिस्टम में से कौन सा सेंट्रल सिस्टम है, कौन सा जो है विलेज सिस्टम है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है। या ये पूछ लेता है कि ये किसके प्रबंधन के लिए है, तो ये विलेज, ग्राम के प्रबंधन के लिए है। ये किसके प्रबंधन के लिए है? तो मंडलम, सेंटर के लिए। तो कभी कभी करता क्या है कि सेंटर ना देके मंडलम दे देता है, और यहां पे विलेज ना देके ग्राम दे देता है। तो ग्राम वाला तो चलिए समझ में आ जाता है, विलेज ग्राम, लेकिन मंडलम क्या करता है? वो फंसा देता है। तो ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरे मध्यकाल में लैंड रेवेन्यू हुई क्या है? सबसे ज्यादा आय का स्रोत है। तो लैंड रेवेन्यू कितनी थी विजयनगर एम्पायर में? 1/6। किसकी? फसल के उत्पादन की। जितना उत्पादन होगा हमारा, उसका 1/6 हम क्या करेंगे? लैंड रेवेन्यू देंगे। उसी के साथ साथ जो टैक्स फ्री लैंड थे, जैसे इनाम, इनाम जो है टर्म इस्तेमाल करते थे हम किसमें? मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में जो काजियों को दिया जाता था वो क्या होता था? इनाम दिया जाता था। तो इनाम भूमि भी कहते थे उसको। ठीक, तो यहां क्या कहते हैं उसको? माइनम। ठीक है, ये कौन सी भूमि है? टैक्स फ्री लैंड है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि नहीं, इस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी ये चीज नहीं लगेगी, वो भूमि ये कहलाई। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए, ये है अलसानी पेडना। ये कौन है? ये है सोशल वर्ना सिस्टम। ये कृष्णदेव राय के कोर्ट पोएट हैं।
और इन्होंने उस समय के वर्णा सिस्टम को दर्शाया है। उसके बाद आपको देखिए 2-3 चीजें याद रखनी है, पूछता है ये सारी चीजें। अब हम प्रॉपर शिफ्ट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, व्यापार पे, आर्किटेक्चर पे। विजयनगर का आज हम ये सारा खत्म कर लेंगे, तब हम बहमनी पे शिफ्ट होंगे, ठीक। तो उस समय सिल्क के क्लॉथ इस्तेमाल होते थे। किसके? सिल्क के साथ साथ कॉटन के, सिल्क एंड कॉटन इस्तेमाल होते थे। उसके बाद कुछ जो है, जैसे आपने देखा कि वर्ना सिस्टम है, उसी के साथ साथ कुछ कुप्रथाएं जो थी वो साउथ में इन समय में, विजयनगर एम्पायर के समय में बहुत ज्यादा थी, जिनमें पूछता है ये क्वेश्चन कैसे कि इनको समझ जाइए कि ऑनर किया जाता था, कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको क्या होता था कि उसको इज्जत दी जाती थी। उसमें क्या था? देवदासी, जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको मंदिरों में जो है सेवा के लिए रखते थे ब्राह्मण, जो मंदिरों के ब्राह्मण होते थे, पंडित कहिए, ब्राह्मण नहीं मतलब पंडित, वो देवदासी रखते थे, वो अविवाहित लड़कियों को रखते थे। वो नाम देवदासी होता था, एक कुप्रथा है, ठीक, देवदासी। दूसरी चीज पॉलीगैमी थी। पॉलीगैमी का मतलब यह है कि एक पुरुष जो है कई शादियां कर सकता है। पॉलीगैमी को भी क्या किया जाता था? ऑनर किया जाता था, इज्जत दी जाती थी। इसीलिए साहब पूछता है प्रैक्टिस के, देखिए 2 चीजें होती, एक प्रैक्टिस होता है कि आप उसको क्या करते हैं कि वो चीज है समाज में, और एक चीज होता है ना कि समाज में जैसे अभी क्या ऑनर किया जाता है? देशभक्ति, जो या मिलिट्री में है उनको क्या की जाती है? ऑनर दिया जाता है कि नहीं इन्होंने देश की सेवा की है, तो वो ऑनरिंग की समझ रहे बात को ना, कि प्रैक्टिस अलग चीज है, ऑनरिंग अलग चीज है। इन तीनों चीजों को ऑनरिंग दी जाती थी, मतलब सम्मान दिया जाता था। देवदासी, पॉलीगैमी और सती प्रथा। सती प्रथा, ये क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का जो समाज था वो कैसा समाज था। तो ये तीनों कैसा समाज बता रहा है? मात्र सत्तात्मक कि पितृ सत्तात्मक? तो ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी है जिसमें ये 3 बुराइयां प्रमुख हैं। अब बात समझ रहे हैं ना, ये 3 तो मेन हो गई, उसके बाद इसके नीचे तो आप समझ ही सकते हैं, ये 3 तो कुप्रथा हो गई ना। उसके बाद का कि अब बताइए यहां पे फिर स्त्रियों के हक की बात तो कोई हो नहीं सकती। तो अगर आपसे देखिए यूपीएससी करता क्या स्टेटमेंट बना देता है कि वुमेन्स की कंडीशन जो है विजयनगर एम्पायर में अच्छी थी क्योंकि वहां पे रूलर हिंदू रूलर्स थे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि देवदासी, पॉलीगमी और सती प्रथा क्या है? ऑनर्ड है, सम्मान दिया जा रहा है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पड़ता है, आपका कंटेंट नहीं बदलता है, आपको बस इतना देखा जाता है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, जो आपने पढ़ा है क्या आप उससे कुछ निकाल पा रहे हैं या नहीं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब ये 3 चीजें जब हो रही हैं तो उसके साथ साथ देखिए कुछ चीजें और हैं। उसमें क्या है कि ये होने के साथ कभी कभी ये पूछ देता है कि समाज कैसा था, पैट्रियार्कियल। तो अब हम आर्किटेक्चर पे आएंगे इसके, तो देखते हैं हम इसका आर्किटेक्चर। तो विजयनगर एम्पायर में कुछ चीजें जो हमको जाननी है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, विजयनगर एम्पायर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो विजयनगर एम्पायर उस टाइम का सबसे रिचेस्ट एम्पायर था। कैसा था? सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट और रिचेस्ट एम्पायर कौन था? वो था विजयनगर। पूरे मध्यकाल का, मतलब समझिए कि कितना पैसा होगा। इसी वजह से मलिक कफूर किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। साउथ जब लूटने आता है तो यहीं से क्या ले जाता है? कोहिनूर। ठीक, उसी के साथ उसको याद रखिएगा। तो कोहिनूर कहां रहेगा? जहां पे वेल्दीएस्ट एम्पायर रहेगा। उसी के साथ ये कैसे हुए? तो इनकी जो मेन ऑक्यूपेशन थी, मैंने आपको बताया है कि मेन कर, लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर। कृषि में बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे से की जाए तो। उसके बाद डैम, कैनाल और वेल, ये सारे सिस्टम पूछता है। अभी आप पढ़े थे ना तुंगभद्रा नदी पे डैम, उसके बाद कैनाल भी और कुएं भी, नहर भी। तो नहरों का स्वर्णिम काल कहिए तो ये 1300 का दौर है, 1300 से लेके 1350 इसके आसपास। क्यों? क्योंकि उधर नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक से पहले कौन है? गयासुद्दीन तुगलक चालू करता है। और उसका स्वर्णिम काल कौन आता है? नहरों का जाल कौन बिछाएगा? फिरोज शाह तुगलक। और इधर
देवराय प्रथम से चालू होता है और कृष्णदेवराय तुल्लु वंश में ये जो है अपने चरम पे रहेगा। ठीक है, वो आ जाइए। उसके बाद ये मेटल वर्क के लिए जाने जाते थे। मेटल वर्क का मतलब सोना चांदी या फिर आयरन, ये सारे जो भी मेटल्स हैं उन कामों के लिए भी जाने जाते थे। उसके बाद हीरो के खदान थे, जिसमें से दो प्रमुख खदान फेमस हैं, एक करनूल का और एक अनंतगढ़ का। ठीक, ये दोनों खदान और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के भी नाम हैं, करनूल। उसके बाद इनका ट्रेड जो था, देखिए जो भी एम्पायर, सबसे बढ़िया एम्पायर होता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को उसका एक अपना इंडिजिनस होता है जो वो खुद करता है वहां पे। उसके अलावा उसकी ट्रेड भी अच्छी होती है, वो एक्सपोर्ट करेगा तभी तो ज्यादा पैसा आएगा। तो वो ट्रेड किस किस चीज का करते थे और किसके साथ करते थे? तो पर्शिया यानी फारस, मिडिल ईस्ट के साथ भी, पोर्तुगीज के साथ भी। आप देखें कि कौन आ रहा है, वास्को डिगामा भी इधर ही आ रहा है, अल्बुकुर्क भी है इसी समय पे। उसके बाद चाइना के साथ भी, म्यांमार के साथ भी और साउथ अफ्रीका के साथ भी ट्रेड था विजयनगर एम्पायर का। उसी के साथ साथ ये राइस, आयरन, शुगर और गन पाउडर भी इस्तेमाल करते थे और इसका ट्रेड भी करते थे। गन पाउडर में कई जगह पे सॉल्ट पेटर रहेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा, वो एक कंपोनेंट है गन पाउडर का, यानी बारूद का। ठीक, इसका करते थे। उसके साथ साथ इनको शिप बिल्डिंग का भी आइडिया था। विजयनगर एम्पायर ने ही शिप बिल्डिंग इंडिया में इस्तेमाल की, मतलब चालू की। ये पानी के जहाज बनाना किन्होंने चालू किया? विजयनगर एम्पायर से चालू हुआ। उसके बाद ये दोनों यात्री बारबोसा और डोमिंगो पेस, ये दोनों बहुत बड़ा नाम है। ये पूछता है कि किसके काल में आए थे, तो यहां लिख लीजिए कृष्णदेव राय के काल में आए थे। कृष्णदेव राय किस वंश के हैं? तुल्लु वंश के राजा हैं। कृष्णदेव राय के समय कौन आया? बारबोसा और डोमिंगो पेस। उसके बाद आपने बताया कि शिप बिल्डिंग भी है। जब ये चीज शिप बिल्डिंग हो रही है तो शिप बिल्डिंग से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इनके ये जो व्यापार होंगे किससे होंगे? शिप से ही तो होंगे। पोर्तुगीज से आप व्यापार कैसे करेंगे बिना शिप के? और शिप के लिए क्या चाहिए? कोस्ट चाहिए। तो पहली बार इन्होंने शी पोर्ट बनाया, बंदरगाह चाहिए ना, और कहां पे बनाया? मालाबार कोस्ट पे, मालाबार के तट पे इन्होंने पहली बार क्या बनाया? एक बंदरगाह बनाया। ठीक, और इनका इस समय देखिए कितना इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया ही था कि ये इसका भी व्यापार करते हैं, सिल्क और कॉटन का। विजयनगर में सिल्क बहुत अच्छा मिलता है आज भी, मतलब जो साउथ के क्षेत्र हैं, जो कुछ स्पेशल सिल्क है वो यहीं मिलते हैं, नीलगिरी में जो रेशम होती है उसी से। ठीक, रेशम के कीड़े जैसे, देखिए कीड़ों के नाम से रेशम का नाम पड़ता है। बनारसी साड़ी तो ये यहाँ की सिल्क अलग है, साउथ की सिल्क अलग है। इसीलिए आप एक चीज देखेंगे, साउथ के शादियों में सिल्क का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये कल्चर इसी पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ उत्पादन क्या होता है। खाना उसी पे डिपेंड करता है। जब आप बंगाल जाते हैं तो क्या कहते हैं? चावल। क्यों? क्योंकि वहां चावल की 3 फसल होती है। ठीक, उसके बाद आप पंजाब जाइए, वहां गेहूं मक्का ज्यादा होता है, तो मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब। तो वो कल्चर डिफाइन करता है कि आप क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। जो आपके यहाँ आसानी से मिलेगा वो आपके रहन सहन का हिस्सा होगा। ठीक है, आप चले जाएंगे मणिपुर तो आप उनसे पूछेंगे, जैसे यहाँ पे प्याज आप मुर्गा या पनीर बनाते हैं ना, ढेर सारा प्याज डालते हैं ना, वहां पे एक प्याज डाल दे वही बहुत है। और दूसरी चीज, वहां के मणिपुर वाले जब यूपी आते हैं तो कहते हैं कि जेल में आए हो, कितनी रोटी खा रहे हो। वहां का भी प्रमुख आहार क्या है? चावल। हाँ, लेकिन उनका चावल दूसरे तरीके का होता है। उनका मिर्चा, एक मणिपुर का मिर्चा है जिसको मेघालय मणिपुर साइड मिलता है, उसको बोलते हैं भूत कुछ करके है, याद नहीं आ रहा है, वो गोल गोल होता है, बहुत तीखा होता है, लेकिन उनके लिए वो क्या है? नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपका, आप जो प्रोड्यूस करेंगे वही आपके कल्चर में आएगा, वही आपकी फूड हैबिट हो जाएगी। उसके बाद तीनों क्वाइंस याद रखिएगा, ये पूछता है एकदम स्पेशल प्रॉपर। सिल्वर क्वाइन को तार बोलते थे, वो वाला तार नहीं है जो चिट्ठी संदेश, सिल्वर क्वाइन तार। गोल्ड क्वाइन को पगोडा बोलते हैं या वराह बोलते हैं। अब एक चीज ये बताइएगा कि सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोलते हैं। कौन से सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोलते हैं ये बताइएगा। ठीक, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि किस मंदिर को ब्लैक पगोडा बोलते हैं। पगोडा सन टेम्पल को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चमकता है, और सोना क्या है? ये भी चमकता है, साइन है ना। तो गोल्ड क्वाइन को क्या बोलते हैं? पगोडा या वराह
और कॉपर कॉइन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमको तो लगा इल्तुतमिश के समय से याद है, जीतल। ठीक, तो इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, सिल्वर कॉइन, तार, गोल्ड कॉइन, पगोडा या वरा, कॉपर कॉइन, जीतल। ट्रेड में हम किसका किसका ट्रेड करते हैं, तो राइस, आयरन, शुगर, गन पाउडर, शिप बिल्डिंग हमारा काम है, सिल्क का, कॉटन का, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मुख्य काम कृषि है। उसके बाद मेटल वर्क है, गोल्ड माइंस है। इसके बाद अब कुछ हम जो आर्किटेक्चर स्टाइल में पढ़ेंगे वो ये है कि कौन कौन से टेम्पल्स का मेनली आर्किटेक्चर, द्रविड़, ये द्रविड़ियन क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, देखिए ये वाला इंडिया का ये वाला क्षेत्र है। तो इधर के जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपने क्या पढ़ा था, इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, मॉस्क पढ़ा था, मस्जिदें पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, दरगाहें पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था, मजार पढ़े थे, कहाँ दफनाया गया है, ये सारी चीजें वो आर्किटेक्चर का हिस्सा हुई। या ये पढ़ा था कि आपने कि राजमहलों का। उसी तरीके से साउथ में मेनली आप किसका पढ़ेंगे, मंदिरों का। तो स्टार्ट करते हैं आप मंदिर वाला। तो विजयनगर एम्पायर के कुछ आर्किटेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मेनली क्या है, मंदिर है। तो आर्किटेक्चर के मेनली मंदिरों में मंदिर का स्टाइल क्या होता था, राय गोपुरम। राय गोपुरम, गोपुरम जहां भी शब्द आए वो समझिए कि मंदिर का गेट है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो आप साउथ की मूवी में देखते हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर, उसका जो गेट है वो गोपुरम स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसी वजह से मैंने यहां लिखा भी है कि तिरुपति का मंदिर गोपुरम स्टाइल का एक मंदिर है। और उसमें क्या है, बेस्ट गोपुरम स्टाइल माना जाता है। कौन सा मंदिर, तिरुपति का मंदिर, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, दूसरी चीज क्या इस्तेमाल होती है, मंडप। मंडप यहां भी ऊपर नॉर्थ में भी मंडप बीच में होता है, और शादी के मंडप को वहां साउथ में क्या बोलते हैं, कल्याण मंडप। तो वो शादी का मंडप नहीं होता है, एक्चुअली भगवान जहां बीच में रहते हैं ना, गर्भगृह, उसके जो मंडप होता है उसको कल्याण मंडप बोलते हैं। ठीक, तो कल्याणम भी कहीं कहीं लिखा होगा, कल्याण मंडप या कल्याणम का मंडप दोनों। तो कल्याण मंडप कहां है, एट दी सेंटर, मंदिर के सेंटर में जो होगा, जो गर्भगृह होगा, वही उसका जो मंडप होगा वो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप देखिए कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहां पे आप देखे होंगे कि बीचों बीच में शिवलिंग है, वो गर्भगृह है, लेकिन पिलर्स पे एक पूरा मंडप खड़ा है ना, वो हो गया क्या आपका सेंटर मंडप, और साइड क्या है, पिलर्स। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू आर्किटेक्चर में और मुस्लिम आर्किटेक्चर में अंतर यही है कि हिंदू आर्किटेक्चर पिलर के ऊपर बनेगा इस तरीके से, सॉरी ये, और यहां पे ऊपर कलश रहेगा, देखे होंगे आप, ऊपर कलश ऐसे ऐसे जाता है ना, तो पिलर किनारे किनारे रहेंगे, और ये गर्भगृह, और इसी को कल्याण मंडप, ये बीच में पूरा। लेकिन आप जब इस्लामिक आर्किटेक्चर में जाएंगे तो आप एक चीज ये देखेंगे कि बीच में ये मॉस्क जैसा डोम बनेगा, गोलाकार सा डोम होगा, और साइड साइड में पिलर होते हैं बड़े बड़े। ये चेंजेस हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में वो अपनी दीवारों पे क्या, कुरान की आयतें क्या करते हैं, वो नक्काशी में कुरान की आयतें होती हैं। और हिंदुओं में मेनली जानवर, और जानवरों में भी गाय, घोड़ा और हाथी, जिसमें साउथ की जो मंदिरें हैं उनमें आपको एनिमल की डिजाइन में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, हॉर्सेस मिलेंगे। जिसमें आप कोणार्क के सूर्य मंदिर भी चले जाइए, बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे घोड़े का क्या मिलेगा, डिजाइन मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो एक चीज याद रखिएगा। हाथी का डिजाइन भी आपको गेट पे ही मिलेगा, जो गोपुरम के गेट होते हैं उसके जो कोना होता है ना, वो देखेंगे हाथी का सूंड बन के ऐसे खड़ा होता है। बहुत लोग अब घरों पे भी करते हैं, वो स्टाइल कहाँ है, द्रविडियन स्टाइल है। ठीक, उसी के साथ साथ आपको याद रखना है कर्व्ड पिलर, ये भी क्या है, ये सारी चीजें आर्किटेक्चर है कहाँ की, विजयनगर एम्पायर की। उसके बाद आपको कुछ फेमस मंदिर, जिसमें हजारा स्वामी और विठल स्वामी का मंदिर है, और दोनों कहाँ है, हम्पी के खंडहरों में, हम्पी रूइंस में पाए जाते हैं। उसी के अलावा इन दोनों का बनवाया कौन, इन दोनों को बनवाया कृष्णदेव राय। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। और हम्पी क्या है, यूनेस्को साइट भी है। अभी आप कमेंट में पढ़े होंगे, सचिन का कमेंट है, हम्पी की साइट कहाँ है, यूनेस्को का है। तो अच्छी बात है, आप कमेंट में जो है रिप्लाई देते हैं क्वेश्चंस का। उसके बाद वर्धराज टेम्पल, ये भी कैसा है, फेमस टेम्पल है।
उसके बाद मैंने आपको बताया है कि तिरुपति टेम्पल कैसा स्टाइल का है, फेमस टेम्पल है, गौपुरम स्टाइल का। उसके बाद लैंग्वेज यूज्ड, कभी कभी यूपीएससी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था कि विजयनगर एम्पायर में हिंदी यूज होती है, ठीक है, तो उसने किया क्या था कि तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा एंड हिंदी एक स्टेटमेंट था। देखिए कैसे आपको फंसाता है, यूज्ड हिंदी और एक था तेलुगु ओनली। जब भी ओनली आए ना पेपर में, स्टेटमेंट में, कान खड़ा कर लिया कीजिए कि नहीं एग्जैक्ट, तो क्या तेलुगु ही इस्तेमाल होती है? ऐसा है नहीं ना, बाकी आपको 3 दिख रहा है, हिंदी कहीं दिख रहा है नहीं। तो यही होता है कि आप पढ़े हैं तो आप क्या कान खोल के पढ़ें, इसीलिए कान खोल के पढ़ने का मतलब है कि समझते हुए पढ़िए। तेलुगु वन ऑफ मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यही इस्तेमाल होती थी। हुआ यह कि तेलुगु के ही पोएट, 8 पोएटों को क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज। तो कभी कभी पूछ देता तो अष्ट दिग्गज किस भाषा के थे? तेलुगु भाषा के थे। लेकिन इससे लड़कों को क्या लगा कि सिर्फ तेलुगु ही इस्तेमाल होती है? नहीं, तेलुगु, तमिल, संस्कृत और कन्नड़ा। तो ये बताइए दोनों स्टेटमेंट जो मैंने कहा, यहां पे हिंदी जोड़ दीजिए और तेलुगु ओनली, वो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आदमी को आप ऑप्शन क्या यूज करेंगे? ऑप्शन वहां क्या दिया है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, और डी नाइदर 1 नाइदर नॉर 2। क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरीके के सवालों को आप एक तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, आपके पढ़े हुए में से ही आएगा, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एलिमिनेट करना है कि ओनली लिखा है तो ये एलिमिनेट हो गया। अगर मान लीजिए हिंदी का नहीं भी पता है, ओनली लिखा है तो वो एलिमिनेट हो गया। तो वो एलिमिनेट हो गया तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि बोथ नहीं होगा और ना ही ओनली एक वाला होगा। अब दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो नाइदर 1 या तो ऊपर वाला। तो आपके चांसेस क्या हुए? 50%। वहां खेल एलिमिनेशन का ही है, आप 100% श्योर नहीं हो सकते, एक चीज याद रखिएगा। तो 100% श्योर आप बहुत कम क्वेश्चंस में होते हैं। तो विजयनगर में हमको इतना ही पढ़ना है। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा बहमनी किंगडम का, और बहमनी किंगडम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।